अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के ऐलान के बाद अपोजिशन जमातों के दरमियान अब इस्तीफ़ों का जो मामला है इस पर सर्द जंग शुरू हो गई है। एक तरफ असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के मामले पर पीडीएम की 9 जमातें मुत्तफिक हैं, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़े देने पर शुरू से ही तहफ़्फ़ुज़ात है, जिनका बरमला खुल कर कल इजहार किया गया पीडीएम के इजलास में। एक तरफ पीडीएम की क़यादत इस्तीफ़ों के मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले का इंतज़ार करेगी, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और पीडीएम की क़यादत के दरमियान जो फासले हैं ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर तो आसिफ अली ज़रदारी असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के मामले को मियां नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीडीएम की 9 जमातें लॉन्ग मार्च को अपोजिशन के इस्तीफ़ों से मशरूत कर रही हैं। अब एक तरफ बिलावल भुट्टो इस्तीफ़ों के ऑप्शन को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि जब पीडीएम बना रहे थे तो उस वक्त हमने इस्तीफ़े का ऑप्शन रखा था, उसमें तो ये नहीं कहा गया था कि ये हतमी ऑप्शन होगा और एटम बॉम्ब की तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमने जलसे किए, लोगों का जज्बा देखा, तो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। 10 में से 9 जमातों की राय थी कि लॉन्ग मार्च पर इस्तीफ़े दिए जाएंगे। इस्तीफ़े देते तो आधा ईवान खाली हो जाता। अब एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के मुत्तहिद होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी की गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ़ पहुँची। नून लीग तो 90 की दिहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़ी थी, फिर इल्ज़ाम तराशी क्यों की गई? एक तरफ पीडीएम की क़यादत लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों के मामले पर एक वाज़ेह किस्म अब तकसीम नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ आज सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा गया है। ख़त में वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली से इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की है। ख़त में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम चाहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। अपने ख़त में वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी लिखा कि हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात को शफाफ बनाने की हिदायत की, बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़ों का मुतालबा हुकूमत जो कर रही है ये एक ब्लैक मेलिंग का हथकंडा है। एक तरफ हुकूमत पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए इंतखाबी इस्लाहात करना चाहती है, तो दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि स्पीकर को खुद पार्लिमानी आदाब का नहीं पता, स्पीकर की पार्लिमानी कमेटी में कौन जाएगा? स्पीकर पार्लिमानी निज़ाम की ना चलने में वही मुलव्वस हैं। एक तरफ अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन की हिमायत कर रही हैं, तो दूसरी तरफ महकमा दाखिला पंजाब ने भी इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है, जिसमें कशीदा हालात की वजह से डस्का में ज़िमनी इंतखाबात रमज़ान के बाद कराने की दरख्वास्त की गई है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सियासी जमातों के बाहर से लाए गए मुसल्लह अफराद दोबारा से पोलिंग में मुतारिक हो सकते हैं। डस्का में नई इंतज़ामिया को पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए वक्त दरकार है और डस्का में हालात मामूल पर लाने में वक्त लगेगा। अब एक तरफ हुकूमत डस्का के ज़िमनी इंतखाबात से परेशान नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ आज नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज़ को तहकीकात के लिए 26 मार्च को नैब के दफ्तर में तलब किया है। नैब एलामिये के मुताबिक 22 जनवरी 2020 को मरीम नवाज़ की जानिब से जमा कराया गया जवाब मुबहम, गैर वाज़े और इत्मीनान बख्श नहीं था, जबकि 31 जुलाई 2019 को नैब लाहौर में हाज़िरी और रिमांड के दौरान भी मरीम नवाज़ ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए थे। नैब ने मरीम नवाज़ से कहा कि वह चौधरी शुगर मिल्स में 86,40,000 रुपए की सरमायाकारी की रकम के जो ज़राए हैं इसकी डिटेल्स बताएं, जबकि 2008 में गैर मुल्कियों से उनके नाम मुंतकिल किए गए चौधरी शुगर मिल्स के 1,15,27,000 रुपए के शेयर्स की ख़रीदारी का जो मुआहदा या ट्रांसफ़र डीड दिखाएं। अब सवाल ये है कि क्या मरीम नवाज़ नैब में पेश होंगी? क्या पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के लिए राज़ी होगी? ये भी अहम सवाल है कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है क्या ये ऐसे तितर बितर ही रहेगा या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोशिश की जाएगी? अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है
इस हुकूमत को टफ टाइम देने में। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, जब से पीडीएम बनी हुकूमत में ज़ाहिर एक खौफ तो था, पीडीएम से ख़तरा तो था। रोज़ाना की बुनियाद पर वज़रा जो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पीडीएम को हरफ़ तनकीद जो है ना तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन कल से जब एक तकसीम, इनकी सफ़ों में जो इत्तेहाद में एक तकसीम थी वो खुलकर कल से वाज़े हो गई है। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों से शुरू दिन से इस्तीफ़े देने से रिलक्टेंट थी, कल वाज़े तौर पर पीछे हटी है वो। हमें याद है कि जब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था, नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया था, तब भी पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिराना चाहती थी, एक ही मौक़िफ़ अपनाती थी कि जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। यही मौक़िफ़ आज भी उनका है कि सिस्टम चलता रहना चाहिए। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर से जमहूरियत का दिफा किया है, समझदारी का मुजाहरा किया है, ना वो नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के हक में थे, ना आज वो आप लोगों की हुकूमत गिराने के हक में है पीपल्स पार्टी वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बहुत पहले ही बात की थी कि अगर मेरी तहरीक कामयाब हो गई और एहतसाब शुरू हो गया, कानून का शिकंजा अगर कस गया, तो ये सारे मेरे खिलाफ एक हो जाएंगे, आप देख लेना। और शादिया साहिबा, आपने पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि कैसे ये सारी स्टेटस को और माफिया इमरान खान साहब के खिलाफ एक हुई। हमारे लिए कोई ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसको देख के हम हैरान हुए हों। यही होना था इनका, क्योंकि हमेशा वही तरीके कामयाब होती हैं और वही अलायंस जो हैं वो देर पा होते हैं जो किसी नजरिए पे होते हैं, जो अवाम के लिए होते हैं, जो अपने लिए नहीं होते। अवाम कभी भी करप्शन के पैसे बचाने के लिए नहीं निकलती, अवाम जो है वो करप्शन के पैसे निकलवाने के लिए ज़रूर निकलती है, जिस तरह इमरान खान साहब के साथ बार बार निकली। कल जो जरदारी साहब ने किया है, मैं ये समझता हूँ कोई ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स कोई बड़े अजीम और शान है इनके, तो उन्होंने ये किया है, इनको सूट नहीं करता। अच्छा, जरदारी साहब को सिंध की हुकूमत कुर्बान करना सूट नहीं करता। अगर इतने ही डेमोक्रेट्स हैं तो जाके देख लें सिंध में, इनकी सिंध असेंबली में क्या हाल है, आप हैरान हो जाएंगी सुन के। वैसे अगर इस्तीफे दे देते मुश्किल हो जाती आप लोगों के लिए। सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। बड़े अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं ना, वो लोग जो रातों को लोगों के वोट खरीदते हैं और उनको जाया करने के तरीके वीडियोस बना बना के दिखाते हैं। यहाँ पे हर तरह के डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को, MPs को अभी तक स्टैंडिंग कमेटीज, कायमा कमेटीज का मेंबर तक 2.5 साल हुए नहीं बनाया। चेयरमैन किसी चीज का बनाना तो दूर की बात है। ये इनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं। बहरहाल जरदारी साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक अपोजिशन के अंदर खेला है। मैंने तो इनके कल के फैसले से तकरीबन 4-5 दिन पहले एक बात की थी कि एक थी PDM, और कल वो अल्लाह ताला के करम से बात सच साबित होगी। उसकी वजह ये थी कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं। सेनेट इलेक्शन वाले दिन पीपल्स पार्टी का कभी भी नून लीग नहीं चाहती थी इनका चेयरमैन आए, वोट ही नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को वोट नहीं किया। आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं। सेनेट के लिए नून लीग धोखा दे गई। देखिए, हम समझते हैं कि आपस में मुखलिस नहीं है, ना वो ये सोच सकते थे, ना उनको सूट करता था कि चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी का है। वही 7 वोट वो ज़ाया किया, उधर 7 वोट फिर हमारे डिप्टी चेयरमैन पे जो है वो हमें पड़ गए। बाकी मैं आपको एक और भी बात बता दूं, आगे भी माफिया हमारे खिलाफ एक ही होगा। माफिया हमारे खिलाफ एक था, एक रहेगा। स्टेटस को इमरान खान साहब के खिलाफ एक है, एक रहेगा। हम हर तरह की मुश्किलात के लिए तैयार हैं। वो बात ठीक है, लेकिन जनाब आप लोग अपना काम भी करें। स्टेटस को के आगे झुकेंगे नहीं। आप लोगों को अपना काम भी करना है। आप लोगों को हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल वक्त पर आकर याद आती है। अब इंतखाबी इस्लाहात 2.5 सालों में आप लोगों ने क्या कोशिशें की, जो प्राइम मिनिस्टर ने अब पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर को खत लिखा। ओपन बैलेटिंग के लिए 2.5 सालों में आप लोगों ने क्या किया। जब इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन सर पे आ गए तो फिर सब कुछ हो रहा है, सदारती ऑर्डिनेंस भी हो रहा है, रेफरेंस भी दायर हो रहा है, अब पार्लियामेंट में बिल भी लेके जा रहे हैं। तो 2.5 साल गुजर गए हैं सर, 2.5 साल रह गए हैं। PDM का खतरा टल गया है। अब हुकूमत को चाहिए कि जो हुकूमत को काम 2.5 सालों में कर लेने चाहिए थे, अब आपकी तवज्जो सर इन पे होनी चाहिए। कुछ जिम्मेदारियां पार्लियामेंट को भी पूरी करनी है। अली मोहम्मद खान साहब, हमारी हुकूमत के बेशक 2.5 साल बाकी होंगे इंशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तान के हजारों साल बाकी हैं। हाँ।
और उसके लिए हमने लंबी प्लानिंग करनी है, उसके लिए हमने अपनी कोशिशें करनी है। इमरान खान साहब ने एक और स्टेप लिया है कि आप अपोजिशन को इस्लाहात के लिए इंगेज करें। हमने तो उनको इंगेज किया था, पार्लिमानी कमेटी भी लॉ की बना दी FATF के लिए, वहां जाके नैब के लॉ के रिफॉर्म लेके आगे कि हमें यहाँ पे आप NRO दें। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक अच्छा स्टेप लिया है आज कि उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, ताकि 2023 के इलेक्शन में ना हम रोएं और ना ये रोएं, जो जीते लोग उसको एक्नॉलेज करें, जो जीते तो उसकी जीत नजर भी आए। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि अगर आपका ये गिला है जो अपनी जगह पे है कि क्या इस्लाहात हुई या क्या काम हुआ, लेकिन आप इस चीज को भी अप्रिशिएट कीजिए ना कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाया है उनसे इख्तिदार ले लेना अवाम की ताकत से, और फिर उन लोगों को जिन्होंने करप्शन के अरबों रुपए के जिन पे केसेस हैं उनको साथ बिठाना कि आओ अब करप्शन के खिलाफ कानून साजी करें, कोई अकल में आने वाली बात है? वो हमें सपोर्ट करते हैं। हर लम्हे उन्होंने इन चीजों को, हर लम्हे उन्होंने इस चीज को अपोज किया। ऑपोजिशन को सीधे हों उल्टे हों, ऑपोजिशन को साथ लेके चलना है सर। कोई आपने कानून साजी करनी है, तरमीम करनी है, कुछ भी करना है, ऑपोजिशन को साथ बिठाए नहीं कह सकते। बड़ी आसानी से आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर लिया क्या, और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए, नया इलेक्शन कमीशन के लिए ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। उस ऑपोजिशन लीडर के साथ जो आज जेल में है, उस ऑपोजिशन लीडर के साथ जिसके साथ इमरान खान साहब बात करना पसंद नहीं करते। सर ऑपोजिशन के बगैर आप नहीं चल सकते। देखें, ऑपोजिशन वो ऑपोजिशन जो डेमोक्रेट्स हों, वो ऑपोजिशन जो ऑनेस्टी पे बिलीव करते हैं, वो अपोजिशन जिन्होंने पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग ना की हो, जिन्होंने पाकिस्तान को लूट के पाकिस्तान से बाहर पैसा ना निकाला हो, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को हर लम्हे लूटा है, उनके साथ मिलकर कानून साजी करना बहुत मुश्किल काम था और है। हम कोशिश फिर कर रहे हैं, कोशिश फिर कर रहे हैं। सजाएं किसको हुई हैं? नून लीग के इतने लीडरान गिरफ्तार हुए, जमानतों पे बाहर आ जाते रहे। सर नैब कुछ साबित नहीं कर पाता। लोग अब ये नारा एहतसाब का सुन सुन के, ऑपोजिशन को चोर डाकू सुन सुन के थक गए हैं। यकीन करें पिछले 2.5 सालों से यही हो रहा है। आप मुझे बताएं कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों पे करप्शन साबित हुई और उनको सजाएं हुई? किसी एक का नाम बताएं सर। देखें, ये 1+1=2 नहीं है। हम जब हुकूमत में आए हैं हमने उन्हीं लॉज के मुताबिक आगे चलना था और उसी नैब से काम चलाना था, और हम खुद नैब नहीं है, नैब एक आज़ाद इदारा है। सज़ा अदालत देती है मौजूदा लॉज में, लॉ बनते हैं पार्लिमान में, पार्लिमान में अपोजिशन बैठी है जिनकी उस वक्त सेनेट में अक्सरियत थी और वो किसी लॉ को पास नहीं होने देते थे। मैं दोबारा आपको ये बात कर रहा हूँ, आप चाहे जज्बाती हो, आप चाहे सख्त सवाल करें, मेरा जवाब फिर भी वही है। जिन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह किया है उनके साथ बैठ के ठीक करना आसान काम नहीं है। हम दोबारा कर रहे हैं, हम दोबारा इनको इन्वाइट कर रहे हैं, दोबारा उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जहन में रख लें कि कभी भी जो शख्स कहीं डाका डालता है आप उसके साथ बैठ के ये करें कि हमने यहाँ पे डाकुओं को खत्म करना है, कभी सपोर्ट नहीं करेगा। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि सारी अपोजिशन करप्ट है, लेकिन टॉप लीडरशिप पे जब अरबों रुपए के करप्शन के खांचों के केसेस हो, नीचे की लीडरशिप मजबूरन डिफेंड करती है। बहरहाल पार्लिमान है, यहाँ पे बाई पार्टीजनशिप है, अपोजिशन है, हुकूमत है। हम उनको बुलाएंगे, उनको दावत देंगे कि अगर आप चाहते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस ठीक हो, नैब लॉज ठीक हो, आए, हम मौजूद हैं। 2.5 साल काफी शाफी टाइम है रिफॉर्म्स के लिए अगर कोई करना चाहे। लेकिन मेरी आज ये यहाँ पे आज लिख लें मेरी बात, कभी भी दिल से नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब का निज़ाम हो या इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो साफ शफाफ हो। ये इनको सूट ही नहीं करता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बरानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब ने मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब आपका। नैयर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हम सब जानते हैं, मीडिया भी जानता है, सियासी हलकों में भी ये बात होती थी कि पीपल्स पार्टी जब से PDM बनी है और मौलाना और नून लीग के इस्तीफ़ों की ऑप्शन से रिलक्टेंट थी, हिचकिचाती थी, इस्तीफ़े देने से पीछे भागती थी। कल चीज़ें खुलकर सामने आ गई, लेकिन इस्तीफ़ों को सर नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत करना, क्या ये दुरुस्त है इस सिचुएशन में जब वो बीमार हैं और जरदारी साहब को पता है कि वो नहीं आ सकते? तो ये वही काम हुआ ना कि एक चीज़ आपको पता है कि हो नहीं सकती और उसी पर जिद लगा के बैठ जाना। तो कहते हैं तो ये तो ना करने वाली गल्लां हुई। शुक्रिया। देखें, पहले बुनियादी बात तो ये है कि लॉन्ग मार्च की जब डेट अनाउंस हुई तो ये कभी भी ये नहीं था कि रेजिग्नेशन पर उसके साथ अनेक्स किया जाए, और जो बेसिक डॉक्यूमेंट है हमारा, जो एक्शन प्लान है,
उसकी लास्ट ऑप्शन जो है वो भी यही था कि रेजिग्नेशन की ऑप्शन भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन हम उस सीक्वेंस में चलना चाहते थे जिस सीक्वेंस में वो एक्शन प्लान बना था। और वो एक्शन प्लान था कि लॉन्ग मार्च, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड फिर इस ऑप्शन को इस्तीफों को भी इस्तेमाल किए। जब 26 मार्च की डेट अनाउंस की पीडीएम की क़यादत ने, जब सरबराहान की मीटिंग हुई, सर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी तो मरियम नवाज कहती थी नंबर हैं तो पूरे करें। मेरी बात तो सुन ले जरा। तो उसलिए ये नेक्स्ट नहीं थी और वो नंबर्स अब सेनेट का इलेक्शन जो नेशनल असेंबली में हुआ उससे बड़ी वाज़ेह आ गई ये सिचुएशन के गवर्नमेंट के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो मेजोरिटी नहीं है। आप कहेंगे कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दी, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे भी प्रेसिडेंट इनिशिएट करता है, कभी समरी मूव नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो ठीक नहीं था और जिस अंदाज से उन्होंने ये वोट बैक करवाए वो भी लोगों के सामने है। जो आप कह रही हैं मियां साहब के लिए, वो ड्यूरिंग डिस्कशन बहुत सारी बातें होती हैं, सजेशन आती हैं, लेकिन अमल दरामद उसी बात पे होता है जिस पे कंसेंसस होता है। तो जिस बात पे कंसेंसस होगा उसी पे तमाम पार्टीज पाबंद है उसका डिसीजन की। तो मौलाना यही तो बात करें कि ये बातें जब पीडीएम बनी थी तब होनी चाहिए थी, तब तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि इस्तीफों का ऑप्शन हतमी होगा, इसको एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। या जो मियां साहब की वापसी की बात कर रहे हैं कि ये तो फिर पहले दिन बात हो जानी चाहिए थी, क्लियर हो जानी चाहिए थी। जब इश्यूज डिस्कस होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं और जो हर पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ आता है। लेकिन आप ये भी देखें कि कल की मीटिंग से पहले मौलाना साहब ने या नून ने पहले अनाउंस कर दिया कि इस्तीफे होंगे और हम परसुएड करेंगे। हमने कहा कि इस्तीफों के बारे में हमारी सीईसी का पहले मौक़िफ़ आपके सामने हम रख चुके हैं। इसी वजह से हमने सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। पीडीएम की लोग सेनेट पर मुंतखब होकर सेनेट में आ गए हैं और जो उस सीक्वेंस में हम चलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पीडीएम की जो मौक़िफ़ है उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमायत करती है, लेकिन हर उस मौक़िफ़ की हमायत करती है जो कंसेंसस है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आज वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर को खत लिखा है। आप इस सिस्टम में, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की कि सिस्टम को डीरेल नहीं होना चाहिए, तो इस सिस्टम में रहते हुए फिर क्या पार्लिमानी कमेटी का पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी नैयर साहब? पीपल्स पार्टी इंडिविजुअली खत्म नहीं बनेगी, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है। जो फैसला पीडीएम करेगी पीपल्स पार्टी उसकी पाबंद। पीडीएम के फैसलों में इत्तेहाद ही नहीं है सर। तो आप कहती हैं हम आज भी समझते हैं कि पीडीएम एग्जिस्ट करती है और ये जो बात हुई है कि हम सीसी के पास जाएंगे, हम सीसी के पास जो डिसीजन होगा हम पीडीएम के सामने रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वारिज साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जब से पीडीएम में जो है ना वो एक चपकलिश सी सामने आई है, इनकी सफ़ों में जो एक तकसीम सामने आई है, मैंने सोचा आपसे बेहतर इस पर कोई तज्ज़िया नहीं कर सकता, इस पर जो ज़बरदस्त शेर व शायरी आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो पूछना मैं ये चाहती हूँ, ना आर हुआ ना पार हुआ, ना इस्तीफे आए, लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गया, ये हुआ क्या? आपके नज़दीक अभी पीडीएम में कितनी सांसें बाकी हैं भी हैं या नहीं? नहीं, पीडीएम बिल्कुल वो जो आज भी हमारा बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन चलती रही, पीडीएम मौजूद रहेगी। अच्छा, पीडीएम क्या है आप जरा गौर से करें, ये कोई जमहूरियत की जंग नहीं है, सिविलियन बालादस्ती की जंग नहीं है, ये वोट को इज्जत दो की जंग नहीं है। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि ये आल बचाओ है, माल बचाओ है, खाल बचाओ है, कुछ करप्शंस में घिरे हुए लोगों की सर्वाइवल है, कुछ जो इक्तदार से बाहर निकले हुए लोग हैं जिनका सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है वो हैं। ये रहेगी। क्यों रहेगी? दो वजह से रहेगी। नंबर 1 सर्वाइवल का मसला है, इमरान खान का वक्त गुजारना है, 2.5 साल रेलिवेंट रहना है। नंबर 2 तब्दीली सरकार में इतना टैलेंट मौजूद है
कि उन्होंने 20 साल ये कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन खड़ी नहीं हो सकती थी, उस इमरान खान ने 20 महीनों में इसको खड़ा कर दिया। अब भी वो देखें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, वादे, दावे, नारे, ये रहेंगे तो ये भी रहेंगे। तो इसलिए पीडीएम रहेगी। पीडीएम का वो आर या पार खत्म हो गया, इनकलाब खत्म हो गया, मजामत खत्म हो गया, वो आनियां जानियां खत्म हो गई, वो फुर्तियां खत्म हो गई, वो डेडलाइनें खत्म हो गई, वो फतह की बशारतें खत्म हो गई। नून ने पीपी को दिया, पीपी ने नून को दिया। नहीं। पहली जनाब एतजाज एहसन साहब ने 2-3 जुमले कहे हुए हैं, आज वो बड़े गौर तलब हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरांवाला में जलसे में नफरत अंगेज जो तकरीर की गई या की नवाज शरीफ ने, वो हमें एतमाद में लिए बगैर की। पहला कांटा हमारे दिल में वहीं से, मतलब पहला कांटा वहीं से। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि किस 2007, 92 2 लॉन्ग मार्च हुए, किस लॉन्ग मार्च में इस्तीफों का मामला आया कि इस्तीफे दें तो लॉन्ग मार्च करें। नंबर 3, जरदारी साहब की 100 बात, तो हमने हमेशा जरदारी साहब पे तनकीद की, गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे, लेकिन बात वही है कि मियां साहब आप तशरीफ लाएं, वापस आएं, ताकि हम इस्तीफे आपको दें। उनको नहीं जेल जाना पड़े तो सारे मिलके जाएं। क्यों रखा वापसी को? क्या वो इतने सीधे हैं? क्यों नहीं आना? आपको नहीं पता क्यों नहीं आना? 3 बजे मैं बताता हूं क्यों नहीं आना। इखलाकी तौर पर इलाज के लिए गए थे, इस पूरे निजाम से झूठ बोलकर। नाहल मुजरम नवाज शरीफ साहब जो इस पूरे निजाम से झूठ बोलकर गए थे, तज़ीक करके अदालत ने कहा निजाम की हुई। किस लिए गए थे? इलाज के लिए। इलाज 1.5 साल में ना एक दिन अस्पताल, ना एक दिन बाकायदा इलाज, तो वापस आना चाहिए। कानूनी तौर पर इश्तिहारी हो चुकी हैं, अदालतें बुला रही हैं, क्यों नहीं आना चाहिए। इखलाकी तौर पर वो वापस आना चाहिए। सियासी तौर पर आना चाहिए। जरदारी साहब सिखाएंगे नवाज शरीफ साहब को? नहीं सिखाएंगे। लेकिन बात देखिए, छोड़ दीजिए कौन कह रहा है, छोड़ दीजिए, ये इस पे फोकस कीजिए कह क्या रहा है। इखलाकियात का हमारी सियासत, हमारी जमहूरियत से में इखलाकियात दोनों तरफ नहीं है, हुकूमत की तरफ, अपोजिशन की तरफ, ना इखलाकियात, ना असूल, ना मंतक। लेकिन सियासी तौर पर जब आप कहें कि मैं वोट को इज्जत देनी है, जब आप कहें कि मैंने सिविलियन बालादस्ती कायम करनी है, जब आप कहें कि मैंने 72 साल हिस्ट्री बदलनी है, जब आप कहें कि मैंने इनकलाब लाना है, जब आप कहें कि मैंने मज़ाहमत करनी है, तब आप वीडियो लंकी कायद नहीं बन सकते। फिर आप सदर थे मुस्लिम लीग के, मरियम नवाज साहबा ने कहा नहीं सदर नहीं है, कायद हो गए हैं। मरियम नवाज साहबा ने कहा कायद नहीं, रहबर हो गए। मरियम नवाज साहबा ने कहा रहबर नहीं, इमाम खुमैनी हो गए हैं। तो जब आप इतने बड़े मनसब पर फायज हो जाएं, 22 करोड़ का आपके कंधों पर बोझ हो, आपने 72-74 साल हिस्ट्री बदलनी हो, फिर आप कहां रहते? पीपल्स पार्टी को इतना तो क्रेडिट दें, वापस आए। उन्होंने 2014 में ना इमरान खान के साथ मिलकर नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराना जो है ना वो मुनासिब समझा। उन्होंने तब भी कहा था जमहूरियत को डिरेल नहीं करेंगे, सिस्टम चलता रहना चाहिए। ना ही आज वो नवाज शरीफ के साथ मिलकर जो है ना वो इनको गिराना चाहते हैं। तो ये तो क्रेडिट दें कि सिस्टम में रहकर वो खेलना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, मान लिया सिंध है, मान लिया 600-700 अरब है, मान लिया 18वीं तरमीम के बाद एक हेवन है जिसको जरदारी साहब अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना, मान लिया उनके स्टेक हैं इस निजाम में, मान लिया उन्होंने वोट लेकर गिलानी साहब को सेनेटर बनवा के टाटा बाय बाय कर दिया, मान लिया कि उनके और बड़े निजाम, सब मान लिया। मगर ये कहां का इंसाफ है, कहां की जमहूरियत है, कहां की सियासत है कि मैं चूंकि असेंबली में नहीं हूं, मैं चूंकि इक्तदार में नहीं हूं, तुम घर जाओ। मौलाना साहब ने क्या फरमाया, क्या खूबसूरत जुमला, आखिरी आपकी नजर करता जाता हूं। मौलाना साहब ने फरमाया पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी है। आप अंदाजा कर लें कि हमारे यहां अब ये भी मसला आ गया कि सारी जमहूरियत मेरे वजूद शरीफ में है, सब जमहूरियत मैं हूं, मेरे अगेंस्ट जो भी बोलेगा वो गैर जमहूरी है। पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम चल सकती है क्या? चंद सांसें भी अगर उसमें बाकी हैं तो क्या वो पीपल्स पार्टी के बगैर चल सकती है? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आखिरी सवाल क्यों कर रही हैं? बात बुनियादी तौर पे ये है कि
पीपल्स पार्टी के बगैर ये कभी भी हमेशा इकट्ठे रहेंगे, किसी ना ढीले ढाले सिस्टम में रहेंगे, लेकिन मोमेंटम खत्म हो गया है, गुब्बारे से हवा निकल गई है। अब पीपल्स पार्टी आखिरी जुमला फिर एतजाज हसन साहब का कि पहली मर्तबा पीडीएम में जरदारी साहब ने अपना एजेंडा सेट किया है, वरना इससे पहले नवाज मरियम का एजेंडा चल रहा था। तो अब ये चलेंगे सही, छोड़ेंगे नहीं, इलेहदा नहीं होंगे, सर्वाइवल का मसला है। फिर आखिरी बात, आखिरी आपकी फिर नजर कर रहा हूं, क्या याद करेंगी कि अब पीडीएम का खतरा टल गया है, हुकूमत के लिए कितना अच्छा मौका है, 2.5 साल रह गए, कुछ अवाम के लिए भी करने, परफॉर्म करें, अवाम को, एक आम आदमी को रिलीफ दें। भाई ये खतरा था, टल गया है। मैसेज मुझे कुछ दोस्तों ने बाहर से भिजवाए हैं, इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले, बाकी कुछ अंदर से। एक मैसेज मैं आपके जरिए से इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं कि अगर 92 का वर्ल्ड कप हम वापस आईसीसी को दे दें तो हमारी इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से जान छूट सकती है। इमरान खान साहब, तो कहने का मकसद है फोकस करें, किस पे? दावों, वादों, नारों पर फोकस करें, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी पर। इस कामयाब, आज इमरान खान साहब ने कहा है मुझे दूसरी इनिंग्स का मौका मिला है, ये जो पीडीएम से। इमरान खान साहब, आपको अल्लाह, पहले आप 2020 खेल रहे थे, फिर वनडे पे आ गए, आज पता चला आप टेस्ट खेल रहे हैं। चलो टेस्ट भी 5 दिन का होता है, 5 साल, 2.5 साल गुजर गए हैं। फोकस करें, वादे, दावे, नारे, फोकस करें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, फोकस करें अपने, अब जो कुछ आपने कहा है तब्दीली पर, फलाही रियासत पर, जो कुछ कहा है उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर जारी है। एनसीओसी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2351 केसेस सामने आए हैं, 61 अमवात हुई हैं, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल हो जाने वालों की जो मजमूई तादाद है ये 13,656 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की जो शरह है ये 6% है। मुल्क के मुख्तलिफ मराकज़ में हेल्थ वर्कर्स और बुज़ुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी मुल्क भर में वैक्सीनेशन की शरह सबसे ज़्यादा रही और एनसीओसी के सरबराह असद उमर के मुताबिक 24 घंटों में 41,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर के ने इस्लामाबाद और कराची समेत 15 शहरों में मैस वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने नूर खान एयरबेस पर चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की मज़ीद 5 लाख खुराकें हासिल की हैं, जिसके बाद अब उम्मीद की जा सकती है कि वैक्सीनेशन का अमल जो है ये और तेज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ वायरस की बढ़ती हुई शरह की वजह से मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन करने का अमल भी जारी है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि दुकानें जो हैं वो जल्दी बंद होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की बनाई गई कमेटी ने कोरोना वबा के पेश नज़र हफ्ते और इतवार दुकानें बंद करने की सिफारिश की, जबकि दीगर सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी कारोबारी मराकज़ को शाम 6 बजे मुकम्मल तौर पर बंद करने के फ़ैसलों पर इंतज़ामिया अमल दरामद करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ताजिरों की तरफ से इस पर मुखालफत की जा रही है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, पूरी दुनिया में माहिरीन की जानिब से कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा था, अब वो पूरी दुनिया में वो फैल भी चुका है। पंजाब में ख़ास तौर पर वो बरतानवी स्ट्रेन जो है वो दाखिल हो चुका है। आप कुछ नंबर्स एग्जैक्टली डॉक्टर साहिबा शेयर कर सकती हैं कि इस खतरनाक वायरस से रोज़ाना की बुनियाद पर कितने मरीज अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं? देखिए, आज के दिन में अगर मैं देखूं ना तो इस वक्त नेचुरली तादाद मरीजों की बहुत बढ़ गई है
और इस वक्त हमारे अस्पतालों की कैपेसिटी को तकरीबन जैसे मेयो अस्पताल है वो जो हमारा एक मेन पॉइंट है, जहाँ अगर मेरे पास इस वक्त 80 वेंटिलेटेड बेड्स हैं तो वहाँ तकरीबन 62 बेड्स के ऊपर मरीज़ मौजूद हैं। लेकिन हमने पूरी तैयारी कर रखी है। बाकी सारे हॉस्पिटल्स जैसे यक्की गेट का हॉस्पिटल है, फिर अपना कोट ख्वाजा सईद वगैरह, वो सारे हॉस्पिटल जो मेयो के साथ हमने अटैच किए हुए, वहाँ पूरी तैयारी की भी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए, ये लहर इस तरह है जैसे कि हमने जून के महीने में या शुरू में जब बहुत ज़्यादा मरीजों की तादाद बढ़ गई थी, वो इसी तरीके से अब सामने आ रहा है और रोज़मर्रा 1200 से लेकर 1400 नए मरीज जो हैं वो डायग्नोज हो रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। हाँ जी, ये बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो हमें हर तरीके से हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी चाहिए। लोग इस बात को अभी भी नहीं समझ रहे, जिनके घर पे पहुंचती है बात फिर वो परेशान होते हैं। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से उनकी रिक्वेस्ट करूंगी, उनके तरले कर रही हूँ कि मेहरबानी करके बच्चों को भी, इस वक्त कॉलेज स्कूल बंद हो गए हैं, हर किस्म की तफरी एक्टिविटी बंद है, आप घर में रहिए। सबसे बड़ी बात ऑपोजिशन के जलसे नहीं है डॉक्टर साहब, बड़ा एक तशवीश थी ना कि ऑपोजिशन जलसे कर रही है, शायद उनकी वजह से भी फैलेगा, अब तो वो भी नहीं है। वो तो असल में शाजिया, वो तो अल्लाह की तरफ से ही हो गया कि वो बेचारे खुद ही नाराज़ हो गए आपस में, और शुक्र है पाकिस्तान के लिए बेहतरी आ गई, और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी आ गई। उनके तो पूरा इरादा था लॉन्ग मार्च करने के लिए, वो तो फिर आपको उनकी दरारों का खुद ही एहसास हो गया। मौलाना साहब भी कल नाराज़ हो गए, और फिर सबसे बड़ी बात है, जो अच्छी बात जरदारी साहब ने की है, उन्होंने नवाज शरीफ को दावत दी है कि वापस तशरीफ लाएँ। अगर आप वाकई कोई यहाँ काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये रेजिग्नेशंस दें, तो आप तशरीफ लाएं, आपको रेजिग्नेशंस दे देंगे। और उनकी बेटी ने कहा कि जी उनकी जान खतरे में है, तो ये तो आपको एहसास ही हो गया है। ये तो बेचारा पीडीएम पहले दिन से मैं कह रही थी जैसे था वैसे ही रह जाएगा। अब तो कोरोना के लिए ज्यादा बेहतर इकदाम आप लोगों को करने की जरूरत है। अब तो ये भी बात नहीं बनेगी ना कि ऑपोजिशन को हम मना कर रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। अब तो जो करना है आप लोगों ने करना है। जी इंशाल्लाह कर रहे हैं, आपके सामने है। वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने बुजुर्गवार हैं उनको बड़े तरीके से, अच्छे तरीके और आसान तरीके से वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के पास अगर कोड भी नहीं आई तो हमने उनको कहा है कि आप प्लीज़ आइए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और आज के तादाद जो है माशाल्लाह, हम तकरीबन 45,000 से ज़्यादा लोगों को, रात को भी काउंटिंग होगी तो पता चलेगा, वी हैव गॉन अबाउट 45,000। अब तो वॉक-इन भी लग रही है ना, बुजुर्ग हैं उनको हमने वैक्सीन लगा दी। अब तो वॉक इन भी लग रही है। जी वॉक इन 70 साल से ज्यादा उम्र के, वॉक इन 70 साल से ज्यादा उम्र के, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग बिटवीन 60 एंड 70 वो अपना पिन कोड लेके आए। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी का, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट कर रहे हैं। और उनके लिए तो हमने ओपन कर दिया है कि आपके पास अगर कोड भी नहीं आई तो आप तशरीफ ले आइए। और तुम्हारे सामने शाजिया के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो अपोजिशन के लोगों ने भी हमारी तैयारी और जो जिस तरीके से वैक्सीन लग रही है की तारीफ की गई है। डॉक्टर साहब, लगभग कितने लोग जो है वो मुस्तफीद हो सकेंगे, कितनी तादाद में वैक्सीन आपके पास है, और जो और मंगवाई है लगभग अगर मैं पूछूं आपसे, कितनी तादाद लोगों की इससे मुस्तफीद हो सकेगी? देखिए कोई 4,48,000 लोगों ने रजिस्टर किया अपने आप को, जिन्होंने 1166 के ऊपर अपना मैसेज दिया था। इंशाल्लाह उन सबको वैक्सीन लगेगी और हम सबको इनकरेज कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके अपने आप को रजिस्टर करवाएं। वैक्सीन का सिलसिला जो है वो तो आपको पता है कि इंशाल्लाह जारी रहेगा। सबको एक दिन में तो लग नहीं सकती, आहिस्ता आहिस्ता लगती रहेगी। और एक्सपो सेंटर में सबसे बड़ा हमारा सेंटर बना हुआ है, जहाँ तकरीबन अब हमने दोनों हॉल खोल डाले और रोज़मर्रा के कोई तकरीबन 4 से 5,000, कल के दिन में 8,000 वैक्सीन लगी। 8,000 वैक्सीन पीपल वर वैक्सीनेटेड यस्टरडे इन एक्सपो सेंटर। इसी तरीके से हमारे सारे ज़िलों के अंदर इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं। हम सब बुजुर्गों को कह रहे हैं आप आइए, तशरीफ़ लाइए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए, जितना जल्दी हो सकेगा ये अमल। और इस वक्त हमें जितने लोगों को, जो लोग रजिस्टर्ड हैं, इंशाल्लाह उन सबको वैक्सीन लग जाएगी। डॉक्टर साहिबा, प्राइवेट कंपनीज़ को भी वैक्सीन इंपोर्ट करने की परमिशन मिल रही है क्या?
जी, प्राइवेट कंपनीज को तो हमने दे दी थी। वजह ये थी कि बहुत सारे लोग जिनकी उम्र जो है वो 50 से कम है वो भी इसरार कर रहे थे, तो प्राइवेट कंपनीज कह रहे थे हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कहते हैं आप वैक्सीन मंगवाएं, हम लगवा सकते हैं अपने आप को, तो क्यों नहीं मंगवा रहे आप। तो हमने उनको परमिशन दे दी है। उनके सेंटर्स जो हैं उनकी बाकायदा जी कीमत की तयन जो हुकूमत ने ऑलरेडी कैप कर दी है, और कैप के मुताबिक जो वैक्सीन की जो लैंडिंग प्राइस होगी जब वो लैंड करेगा और लैंडिंग बिल होगा उसके मुताबिक एक परसेंटेज के साथ वो अपना एक्सपेंडिचर ले सकते हैं, और इसलिए हुकूमत ने ऑलरेडी इस पर कैपिंग का काम कर दिया है। सो इंशाल्लाह हुकूमत की नज़र के नीचे ही प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीन लगी। आखिरी सवाल, मुल्क के दूर दराज इलाके, गाँव देहात, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन का अमल ऐसे ही जारी है? क्योंकि दूर दराज से तो लोग नहीं आ सकते लाहौर में लगवाने। देखिए जी, हर जिले के अंदर ये बड़े सेंटर्स मौजूद हैं, हर तहसील लेवल पे सेंटर्स मौजूद हैं। हमारे पास 114 सेंटर्स काम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा। इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा फैलाव है, जैसे लाहौर है जो हमारा एपी सेंटर है, यहाँ 12.5% पे हमारी इन्फेक्टिविटी रेट चली गई है। रावलपिंडी है, मुल्तान है, अपना फैसलाबाद है, ये वो बड़े इलाके हैं, गुजरात, गुजरांवाला, जिनमें बहुत फैलाव है। वहाँ हम बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीनियर लोग आके अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि पहली डोज लगेगी, फिर 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी, फिर जाके इनकी एंटीबॉडीज बनेगी। इसलिए जब तक आपकी दूसरी डोज नहीं लगे, अभी आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं कोरोना से, आप मेहरबानी करके सारी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ ही। नाज़रीन, मुझे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब। नईम मीर साहब, ये तो बात बिल्कुल हकीकत है कि हुकूमत ने, ज़ाहिर है सबको पता है, स्कूल भी खोलने का ऐलान हो गया था, मार्केट्स भी नॉर्मल रूटीन नॉर्मल टाइम के मुताबिक खुल गई थी, रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो रहे थे, इंडोर आउटडोर हर तरह की तकरीबात की इजाज़त मिल गई थी। अब जब से कोरोना की तीसरी शदीद ख़तरनाक किस्म की लहर शुरू हुई है, जिसमें डेथ रेशो भी बढ़ रहा है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस की शरह में भी इजाफा हो रहा है, मजबूरन अब जब हुकूमत को ये फैसला करना पड़ रहा है दोबारा से मार्केट्स को बंद करने का, जल्दी बंद करने का, हफ्ता इतवार कारोबार बंद करने का, ताजिर बिरादरी इसको क्यों इसमें रुकावट बनना चाह रही है और क्यों नहीं हुकूमत का ये फैसला मानना चाहती है? पहली बात तो ये है जी कि ये जो फैसला हुकूमत ने किया है ये बहुत उजलत में किया है, ना स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की, ना हमें बिठाया, ना हमें एतमाद में लिया। और दूसरा फैसला जो हुआ हफ्ता इतवार की छुट्टी के हवाले से, वो तो वैसे ही नाकाबिले अमल है। वो इसलिए कि जुमे वाले दिन लाहौर से बाहर तमाम सेंटर्स हमारे बंद होते हैं और वो हमारे गाहक लाहौर में अपनी होलसेल मार्केटों में ख़रीदारी करने आते हैं। हाँ। तो अब जुमे को वो बंद करेंगे और हफ्ता इतवार भी वो बंद होंगे, तो हफ्ते में 3 दिन जो हैं वो उनकी दुकानें बंद रहेंगी और उन्हें फिर 4 दिन काम करने का मौका मिलेगा। अगर 8 घंटे रोज़ाना काम करेंगे तो सिर्फ 32 घंटे वो एक हफ्ते में काम करेंगे, तो जो किसी तौर भी काबिल अमल और काबिल कबूल नहीं है। और फिर आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझनी चाहिए, हमने बारह कहा भी है लेकिन शायद हमारी ये बात इनको समझ नहीं आती। आप किसी भी रिटेल मार्केट में चले जाएं, मैं होलसेल मार्केट की बात नहीं कर रहा, अपना कैमरा लेके चले जाएं और वहां जाके आप देखें जब 6 बजे दुकानें बंद होती हैं तो 5 से 6 जो होता है ये रश आवर्स होते हैं दुकानों पे, और लोगों का जो है वो हजूम उमड़ आता है। और फिर उसके बाद जब दुकानें बंद होती हैं तो उसके बाद सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक मसाइल पैदा होते हैं। आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब इंतज़ामिया से, पंजाब गवर्नमेंट से, आप लोगों ने कोई बैठ के बात करने की कोशिश करी उनके साथ? देखिए, हम पंजाब इंतज़ामिया से बैठ के बात करने की कोशिश क्या करें। सूबा सिंध के अंदर 10 बजे रात का वक्त है, KPK में 8 बजे और पंजाब में 6 बजे जो सरकारी, क्योंकि पंजाब में केसेस ज्यादा है, लाहौर में केसेस बहुत ज्यादा है। जी तो वो केसेस और बढ़ जाएंगे ना। हमने तो कोरोना को बढ़ाने के असबाब खुद ही पैदा कर दिए हैं ना। देखिए, SOP गलत बना हुआ है। SOP तो ये होना चाहिए कि 18 घंटे दुकान रिटेल की खुलेगी और जो नहीं खोलेगा उसको जुर्माना होगा और सजा होगी। SOP ये ऑर्डर करते हैं तो 5 से 6 बजे वहाँ रश लग जाता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि नॉर्मल रूटीन में चलता रहे, वही 9-10 बजे तक दुकानें खुली रहे? बात मुकम्मल कर लेने दें शाजिया, प्लीज जरा मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें
कोरोना को कंट्रोल करने का वाहिद एक ही SOP है, जो बुनियादी SOP है, वो ये है कि हमने भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी, हमने रश इकट्ठा नहीं होने देना। और अगर आपने कोई ऐसा कानून बना लिया है जिससे रश जो है वो उस रश का सबब बन रहा है, तो आपको उस पर नजरसानी करनी चाहिए और आपको हमारी बात जो अकल मंतक और दलील के मुताबिक है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ना ये हमारी बात समझते हैं। क्या तजवीज देना चाहते हैं आप? आखिरी सवाल का जवाब दे दें, वक्त कम है। क्या तजवीज देना चाहते हैं? दे रहा हूँ कि 18 घंटे दुकानें खोलने का SOP बनना चाहिए, बल्कि 24 घंटे टाइम होना ही नहीं चाहिए। दुकानों को खोल के रखें आप, लोग जो है वो अपनी देखें। आपने इतने सेक्टर्स खोले तो हुए हैं ना, तंदूर खोले हुए हैं, खाने पीने की अशिया, मेडिकल स्टोर्स, हर चीज आप कह रहे हैं 24 घंटे खुलेगी, दुकानें भी खोलें, आपका रश जो है वो अपना डिवाइड हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम मेरे साथ है। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पैदावारी शोबे में टैक्स चोरी को रोकना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जब तक FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिजुल अमल नहीं होगा उस वक्त तक टैक्स चोरी नहीं रोक सकते। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक टैक्स चोरी के नतीजे में हुकूमत को इनडायरेक्ट टैक्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से महंगाई होती है। FBR ने वफाकी हुकूमत को यकीन दहानी कराई थी कि 1 जून से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून फ़रूग नसीम को मुखातिब करते हुए कहा कि वो सिंध हाई कोर्ट में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निज़ाम के खिलाफ जो हुक्म इम्तनाई है इसको ख़त्म कराने के लिए अदालत को बावर कराएं कि ये जो इकदाम है ये मुल्की मईशत के लिए कलीदी है। अब नाज़रीन, ज़मीनी हक़ाइक़ हमें ये बताते हैं कि चंद रोज़ पहले FBR हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी को एक इजलास में बताया कि 4 मसनूआत के पैदावारी शोबों का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आइंदा माली साल के आगाज़ यानी 1 जुलाई 2021 को नाफिज कर दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इस सिस्टम के निफाज से इन पैदावारी शोबों में टैक्स चोरी को रोका जाएगा। अब माहिरीन के मुताबिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत पैदावारी इदारों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई जाती हैं जिनमें कैमरे फिट होते हैं। पैदावारी मसनूआत पर बार कोड लगाए जाते हैं और फिर इस सिस्टम की स्कैनिंग मशीनें इस बार कोड को रीड करती हैं। फिर इस सिस्टम के तहत यह पता चलता है कि कितनी मसनूआत तैयार की गई हैं। इब्तदाई तौर पर FBR ने सिगरेट, सीमेंट और फर्टिलाइजर के पैदावारी शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करवाने का मंसूबा बनाया है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है ये टैक्स चोरी को रोकने में मदद दे सकता है? किस हद तक इससे टैक्स चोरी रुक सकती है और ये कितना फ़ायदेमंद है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका। मुज़म्मिल साहब, एक आम अल्फाज में हमारा जो व्यूअर है उसको ज़रा बताइए कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है क्या, और जो प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी काबीना के इजलास से कल खिताब करते हुए कहा कि जब तक ये सिस्टम नाफिजुल अमल नहीं होगा टैक्स चोरी नहीं रोकी जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने इस पर हुक्म इम्तनाई भी जारी किया हुआ है। ज़रा हमें बताइएगा इसके फ़वाइद क्या हैं और ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है टैक्स चोरी को रोकने में। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मोबाइल फ़ोन से। हाँ। आपको याद होगा कि 2019 से पहले मोबाइल फ़ोन पे सिर्फ कस्टम ड्यूटी थी और बाहर से कोई भी मोबाइल फोन लाता था वो सिम डालता था और फोन चलाने लग जाता था। तो हुकूमत जितनी भी कोशिश कर लेती थी वो नहीं हो सकती थी और वो जो है स्मगल होकर आ जाता था, लोग एयरपोर्ट से ले आते थे और हुकूमत को जो है टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलता था। हाँ। फिर फाइनली हमाद अजहर ने जो है ये वजीर थे तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि IMEI नंबर के साथ जो फोन रजिस्टर्ड होगा वो पाकिस्तान में चल सकेगा, वरना फोन ब्लॉक हो जाएगा। ये आपको भी पता होगा, हमें पता होगा। अब अगर कोई हमारे बहन भाई रिश्तेदार या हम कहीं बाहर जाते हैं, फोन खरीद के लाते हैं, तो उस पर अगर हम ड्यूटी नहीं अदा करते तो वो फोन बंद हो जाता। तो अब उसकी बेसिस पे हुकूमत को अरबों रुपए में टैक्स मिल रहा है। तो इसका मतलब ये था कि 2019 से पहले
पाकिस्तान में मोबाइल फोन की दरामद पे बहुत बड़ी स्मगलिंग हो रही थी और टैक्स चोरी हो रहा था, और बजाते खुद मैं चंद कंपनियों के लोगों को जानता हूं, वो 0 से अरब नहीं खरबपति बन गए थे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जब तक कोई ऐसी ट्रेसिंग या कोई ऐसी चीज ना लागू हो तो टैक्स में चोरी बेतहाशा है। और इसमें आपने 4 सनतों के नाम लिए, जिसमें सिगरेट हर साल हुकूमत जो है क्या करती है उस पर बेतहाशा, क्योंकि आलमी पॉलिसी है, मुज़र सेहत चीज है, उस पर टैक्स बढ़ा देती है कि लोग इस्तेमाल कम करें। लेकिन पाकिस्तान उतनी ही ज्यादा इसकी खपत होती जा रही है। और उसमें जो सबसे अहम चीज ये है कि जितना ज्यादा टैक्स उस पर लग रहा है उतना टैक्स चोरी करने का इंसेंटिव भी ज्यादा हो गया। तो हमने हमेशा से हर साल सुना है, बजट में बड़ी कंपनियां रोती हैं कि बाहर से स्मगल होकर आता है, हम पूरा टैक्स देते हैं, बाहर से सिगरेट स्मगल होकर आता है। तो बात ये है कि अगर हुकूमत, मेरा इसमें जो जाविया ये है, ये जो लोकल प्रोडक्शन होती है मुख्तलिफ पैदावारी शोबों में, क्या ये उसके लिए भी होगा? और अगर कोई अपनी कंपनी में नहीं ये सिस्टम लगाना चाहता तो हुकूमत कैसे मजबूर करेगी? कोई नहीं बताना चाहता कि हमारी जो मसनूआत है उसकी पैदावार इतनी है, इतनी तादाद में हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे आप किसी को जो है ना वो मजबूर करेंगे? नहीं, देखिए, हुकूमत को तो आपको हिसाब हर हालत में देना ही देना है। आपने हर सेल का हिसाब देना है। अगर 100 रुपए की भी आप सेल कर रहे हैं, ये कोई चादर 4 दीवारी वाला मसला नहीं है कि आप उसका तकद्दुस कर दे पामाल। हुकूमत का राइट है और आप हुकूमत से नहीं छुपा सकते। FBI आपसे हिसाब मांग सकती है, और ख़ास तौर पे उस चीज़ का हिसाब मांग सकती है जिस पे उसने टैक्स लागू किया हुआ है, और उसके पास राइट है। वो आपकी बुक्स उठा के लेके जा सकती है, आपके कंप्यूटर उठा के लेके जा सकती है, आपके बैंक अकाउंट से तफसीलात ले सकती है। सही। प्रॉब्लम शायद यहाँ पे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हुकूमत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा के फर्ज करें कि ये कंपनियां टैक्स देना शुरू कर देती हैं। पाकिस्तान में बाहर से स्मगल होकर चीजें आ जाती हैं। अब जैसे मैंने आपको सिगरेट की मिसाल दी, कल को ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जब आ जाएगा, हुकूमत को टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हुकूमत को दूसरी साइड भी देखनी होगी कि स्मगलिंग की रोकथाम करनी होगी। कैसे करनी? अभी पिछले दिनों हमने देखा कि हुकूमत FBI खासतौर पर बड़ी एक्टिव हुई है, छापे मारी है, ताकि तो फिर मुझे एक बात बताएं, अगर इतना जरूरी है, इतना यूजफुल है ये सिस्टम, तो फिर FBI इसको मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल करने में नाकाम क्यों रहा है अब तक? देखें, पॉलिटिकल विल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल विल और दूसरा ताकतवर तरीन तबके। ये जो सिगरेट की मैंने आपको बात बताई, पाकिस्तान में जो अनऑफिशियल सिगरेट बेचते हैं, वो इतने ताकतवर, इतने अमीर लोग हैं कि वो ऐवानों में ये कानून पास ही नहीं होने देते। वो कोई ना कोई झगड़ा डाल देते हैं। आपके सामने चीनी कमीशन है। चीनी कमीशन में कितनी बेकायदगियां आई सामने, वो उसके बाद जो है हमने देखा कि बात वहीं की वहीं, वो रिपोर्ट भी वहीं खड़ी है, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, किसी पे जुर्माना नहीं डाला गया। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स इतने अमीर हो चुके हैं, इतना, क्योंकि यहाँ इनका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। वो मट्टी की तरह निकल जाता है, ट्रक छुप के निकल जाते हैं। वो हमारे, आपने कहा FBI अरकीन क्यों नहीं करते? जिनको ड्यूटी पे चौकीदारी के लिए बिठाते हैं वो खुद ही साहब है तो दूध पी जाते हैं सारे, वहीं पे जो है लेन देन हो जाता है। लेकिन और भी तो इंडस्ट्रीज है ना, सिर्फ आप सीमेंट पे कर रहे हैं, फर्टिलाइजर या सिगरेट इंडस्ट्री में कर रहे हैं, आप जरूर करें। इसके अलावा BCO कंपनियां और हैं, BCO आपकी इंडस्ट्रीज और हैं, उनको फिर कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? नहीं कर नहीं सकते, लेकिन एक आपने टर्म सुना होगा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये जो कारखानों की हम बात कर रहे हैं, ये उसका हिस्सा है। आहिस्ता आहिस्ता अब इन्हें चाहिए कपड़े की सनत पे भी लगाएं, क्योंकि कपड़ा बहुत ज्यादा स्मगल होता है, इस पे भी बहुत जरूरी है। सही। तो जो गाड़ियों पे टैक्स चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि जो गाड़ी लेगा वो रजिस्टर्ड कराने जाएगा, वो खुद ब खुद आ जाता है, जैसे मोबाइल फोन का हिसाब है। इसके अलावा स्टील, अभी भी अफगानिस्तान से बड़ी गाड़ियां स्मगल होके आती हैं, इतनी सस्ती वहां से गाड़ियां मिलती हैं, और वो वो जो है ना, वो नॉन कस्टम पेड होती है, वो शहरों में नहीं चल सकती। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा टैक्स चोरी करते हैं, अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, अपना प्रोडक्शन कम दिखाते हैं। तो देखिए, लाजमी तो है, इसको करना तो पड़ेगा, और ये कम से स्टार्ट होगा और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा। आपको याद होगा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ये जो खादी वगैरह में हम जाते हैं, तो वहां पे आप जब
शॉपिंग करते हैं तो उसी वक्त रसीद निकल जाती है और टैक्स आपका जमा हो जाता है FBR। वो 2-4 रिटेलर से शुरू हुआ था, वो फैलता फैलता सैकड़ों, मतलब रेस्टोरेंट में भी शुरू हो गया है अब तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, रेस्टोरेंट में शुरू हो गया। तो आपको एक जगह से शुरू करना पड़ता है, लेकिन वजीर आजम को जो है ये बड़े शहरों से बाहर भी टैक्स लगाना होगा। ये जो बड़े बड़े शहरों के बाहर, जैसे कराची, हैदराबाद के बाहर से कोई टैक्स नहीं मिलता। ये सखर, लाड़काना, वहां पे अरब खरबपति लोग हैं, इनको भी टैक्स नेट लगाना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौशूआत मुज़म्मिल मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।